राधे राधे दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अचानक किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। नीति की आंखें खुल ही नहीं रही थी। रात भर सो नहीं पाई थी और ससुराल में पहला दिन था। सर पर पल्लू लिया और नजरें झुकाकर दरवाजा खोला। सामने सौरभ था। भाभी, 5 बज गए हैं, उठ जाइए। मम्मी और दादी भी उठ गई हैं। अपने देवर का इस तरह से आकर जगाना नीति को अजीब ही लगा। वैसे भी अभी उसे क्या काम था। वो रात को अलार्म लगा रही थी, पर रोहित ने मना कर दिया था। आप जल्दी से नहाकर नीचे आ जाओ, मैं जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। अपने बड़े भाई रोहित को बिस्तर पर सोते देखकर बोला। अब इनसे तो वजन कम ना होगा। और कुटिल मुस्कान लिए वो चला गया। नीति ने समय देखा और जल्दी ही साड़ी पहनकर पल्लू लेकर वो नीचे आ गई। आंगन में रखी खटिया पर गद्दा बिछा था। सासू माँ ने वहीं बैठा दिया। झपकती आंखों से नींद को भगा रही थी। बैठे बैठे नींद आ रही थी। यहाँ आकर बैठने से अच्छा था वो 2 घड़ी और सो लेती। दिन भर नींद तो ना आती। आते जाते रिश्तेदार मुआयना कर रहे थे। ताई जी बोल रही थी, थोड़ी सी नाक मोटी है और बाल भी घने नहीं है। फिर भी रोहित के मन भा गई तो क्या करे। चाची जी बोल रही थी, दान दहेज भी ज्यादा ना लाई। पता नहीं भाभी जी बहू क्या देख कर ले आई। इतनी ही देर में रोहित आ गया। रात की अधूरी नींद उसकी आंखों में झलक रही थी। भाभी और बहनों को आपस में हंसी ठिठोली करते देखकर रोहित वहां से चला गया। घर में दादा ससुर जी बीमार थे, तो उनका हनीमून पर जाना कैंसिल हो गया। नीति का बड़ा मन था कि वो रोहित के साथ में घूमने के लिए जाए, पर बड़ी बहू को ये तिलांजलि देनी ही पड़ती है। कुछ दिनों में नीति ने रसोई संभाल ली। देवर सौरभ हर बात में टोका टाकी करता था। घर में ननद नहीं थी, इसलिए वो ननद की भूमिका बड़े दिल से निभा रहा था। नीति के खाने में मीन मेक निकालता था। नीति जरा सा आराम कर लेती तो दादी के कान भर देता। दादी के 6 महीने बाद दादा ससुर की मृत्यु हो गई। नीति मन ही मन सोच रही थी कि काश वो हनीमून पर तो चले जाते। रोहित का जन्मदिन आ रहा था। नीति रोहित को उपहार देना चाहती थी। उसने सौरभ को उसे बाजार ले जाने को कहा। सौरभ बाजार ले गया। वहां जैसे ही नीति ने रोहित के लिए एक कुर्ता पजामा लिया तो सौरभ ने टोक दिया। भाभी, आप अपनी ही मनमर्जी से शॉपिंग कर रहे हो। आपने मम्मी और पापा से पूछा कि रोहित भैया के लिए उपहार ले रही हो, वो भी इतना महंगा। अब आपको हर काम मम्मी और पापा से पूछकर करना चाहिए। नीति स्तब्ध रह गई, क्योंकि सौरभ को पता था कि वो उपहार लेने ही आई है। घर जाकर बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। आंसू के कड़वे घूंट पीकर नीति रसोई में काम में लग गई। रोहित को उसने रात को ही उपहार दे दिया। रोहित ने सौरभ 4 साल छोटा था, पर बड़ा ही चालाक किस्म का था। भाभी की हर गतिविधि पर नजर रखता था। नीति के ताऊजी उसी शहर में रहते थे। एक दिन उन्होंने नीति और रोहित को दिन में खाने पर बुलाया। नीति जब शाम को लौटकर आई तो सौरभ बोल पड़ा, क्या भाभी, थोड़ा जल्दी आते। आपके रहते हुए मम्मी को खाना बनाना पड़ रहा है। नीति ने कपड़े भी नहीं बदले और रसोई में लग गई। सासू माँ भी नाराज ही लग रही थी। पता नहीं मायके गई हुई बहू से ये ससुराल वाले नाराज क्यों रहते हैं। बहू के जाते ही इनका चेहरा गुस्से से भर जाता है। एक दिन नीति अपनी सहेली के घर गई थी। वहां उसने जींस पहनकर कुछ फोटो खिंचवा ली। सौरभ ने भाभी से मोबाइल लेकर सारी फोटो अपनी मम्मी को दिखा दी। नीति को बहुत कुछ सुनना पड़ा। घर में तूफान आ गया। नीति सौरभ की बातों, तानों और हरकतों से परेशान हो चुकी थी, पर क्या करती। रोहित बहुत ही सीधे थे और सौरभ अपने भाई को 1 सेकंड में चुप कर देता था। दादी कभी कभी सौरभ को डांट देती थी कि नीति तेरी भाभी है, पर सासू माँ कुछ न कहती। सौरभ वैसे भी उनका लाडला था। नीति अब गर्भवती हो गई थी। ऐसे में जो भी कच्चा रहता है और काम करने की भी इच्छा नहीं रहती, और सौरभ की भी यही कोशिश रहती थी कि भाभी ही काम करे, मम्मी रसोई में पैर भी ना धरे। 9वें महीने नीति ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब वो अपनी बच्ची में व्यस्त रहने लगी, पर अपने देवर सौरभ में जरा भी सुधार न देखकर नीति भी दुखी रहने लगी थी। अपनी माँ को ये बातें बताकर वो परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन नीति की 6 महीने की बच्ची बाहर खेल रही थी और नीति रसोई में खाना बना रही थी। अचानक से वो रोने लगी तो नीति उसे दूध पिलाने के लिए बाहर आई तो सौरभ ने झट से गुड़िया को
गोदी में उठा लिया। भाभी, अब गुड़िया का बहाना नहीं चलेगा, आप खाना बनाइए। बच्चे तो रोते ही रहते हैं। आप तो गुड़िया को लेकर आराम फरमाएंगी और मम्मी को खाना बनाना पड़ेगा। नीति कुछ बोल न पाई। उसकी बेटी रोती रही और सौरभ उसे बाहर ले गया। नीति ने जल्दी से हाथ चलाए और रसोई का काम निपटाकर दूध के लिए तड़पती अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। उसने रोहित से भी शिकायत की, पर रोहित सीधे थे और सौरभ हर मामले में रोहित से तेज ही पड़ता था। दुकान का काम भी दिन भर रोहित ही संभालता था। सौरभ को तो घर के कामों में दखल देने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब सौरभ के लिए भी लड़की देखी जाने लगी। मौली ब्याह कर घर आ गई। मौली जैसी सुंदर पत्नी पाकर सौरभ बहुत खुश था। पूरे ब्याह में गुड़िया किसी की गोदी में नहीं आई। नीति ने ब्याह का काम भी निपटाया और बच्ची को भी संभाला। शादी के दूसरे दिन 7 बज गए, पर मौली कमरे से निकलकर बाहर ना आई तो नीति ने जोर से दरवाजा खटखटाया तो सौरभ बाहर आकर निकला। भाभी, ये क्या तरीका है? मौली सो रही है, उसे शादी की थकान आ रही है, आप उसकी नींद खराब कर दोगे। पहले 2 कप चाय भिजवा दीजिए, फिर वो उठ जाएगी। वैसे भी क्या जल्दी है, कुछ काम तो है नहीं। मौली को थोड़ी देर और सोने दो। सौरभ की बात सुनकर नीति अवाक रह गई। घर की बहू तो 5 बजे उठती है, पर मौली तो अभी तक भी सो रही है। सासू माँ भी बोली, नई नवेली है, सोने दे। नीति चुप हो गई। मौली के मायके से तो बहुत दहेज आया है। सभी रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। साड़ियां भी सबको अच्छी ही दी है। नीति सबकी बातें खामोशी से सुन रही थी। दादी सास बिस्तर में थी, उनकी हालत बहुत खराब चल रही थी। मौली और सौरभ रुकना नहीं चाहते थे। मम्मी, सारी बुकिंग हो चुकी है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हम दोनों हनीमून पर जाते हैं, कुछ होगा तो आप सब बड़े तो घर में हैं। सौरभ ये कहकर निकल गया। 4 दिन बाद ही दादी जी की मृत्यु हो गई, पर वो दोनों अपना पूरा हनीमून मनाकर ही आए। आते ही किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। सौरभ ने अपने मोबाइल पर मम्मी को मौली की जींस में फोटो दिखाई, जिसे देखकर सास बहुत खुश हुई। उन्होंने बहू के जींस पहनने पर जरा भी तमाशा नहीं किया। मौली रसोई में काम कम ही करती थी। वो इससे बचने के तरीके ढूंढती। कभी अपने मायके के किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती, तो कभी बाहर सौरभ के साथ घूमने निकल जाती। नीति ने सास से कहा तो वो भी मौली का पक्ष लेकर बोली, तू है ना, रसोई संभाल लेती है, उसके घूमने फिरने के दिन है, उसे अपनी जिंदगी जीने दे। एक दिन मौली बाजार से लौटी। उसने एक खूबसूरत महंगी ड्रेस दिखाई। कल इनका जन्मदिन है, इन्हें उपहार में दूंगी। मौली, तुमने मम्मी जी से आज्ञा ली कि इतनी महंगी ड्रेस ले रही हो? तभी सासू माँ अंदर आ जाती हैं। मौली समझदार है, इसे शॉपिंग करने के लिए आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। नीति के पैरों से जमीन सरक जाती है। वो अपने देवर सौरभ और सासू माँ का पक्षपात रोज देख रही थी। अब पानी सर तक आ गया था। एक दिन शाम को सौरभ कहता है, भाभी, हम दोनों शाम को घूमने जा रहे हैं। मम्मी से पूछ लिया है, आप खाना बनाकर रख लेना, हम भी घर आकर खाना ही खाएंगे। नीति का गुस्सा फूट पड़ता है। देवर जी, आपकी पत्नी भी इस घर की बहू है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मैंने बहू बनकर हर जिम्मेदारी निभाई है, अब उसकी बारी है। आपकी पत्नी को सोने की, घूमने की, शॉपिंग करने की, कुछ भी पहनने की आजादी है। वो कुछ भी कर सकती है। जिन चीजों के लिए आप मुझे टोका करते थे, बड़ा ज्ञान देते थे कि बहू का ये फर्ज होता है, ये जिम्मेदारी होती है, तो वो ही ज्ञान अपनी पत्नी को क्यों नहीं देते हो? वो भी बहू बनकर इस घर के प्रति अपने सभी फर्ज निभाने चाहिए। ये घर अकेले मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। मेरी बिटिया रो रही है और उसे मेरी जरूरत है। मम्मी जी, आप और आपकी लाडली बहू ये रसोई संभाले, मैं अकेली ये रसोई नहीं संभालूंगी। 3 सालों से सब सह रही हूँ। लगता था बहू हूँ तो ये सब सहना ही होगा, इसलिए कभी जुबान नहीं खोली। मौली भी इसी घर की बहू है, पर उसे सब तरह का आराम है, तो फिर अकेली मैं ही क्यों सहूं? देवर जी, भाभी को रोकना टोकना बहुत आसान है, सिर्फ जुबान हिलानी पड़ती है। अब वो ही टोका टोकी अपनी पत्नी के साथ भी करो। उसे भी घर की बहू का हर फर्ज निभाने दो, उसको भी अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। एक बात और कहनी है, कल को आपके भी बच्चे होंगे, वो रोते रहेंगे और मौली को रसोई का काम करना पड़ेगा, तब आपको दर्द आएगा। मेरी बेटी और मेरा दर्द तो कभी नहीं आया, लेकिन मैं माँ हूँ, आपकी पत्नी को इस दर्द से ना गुजरना पड़े, ये कोशिश करूंगी। नीति ने अपनी बेटी को गोद में लिया
और कमरे में चली गई। अंदर जाकर रोहित से लिपटकर बहुत रोई। मन हल्का हो गया। आखिर तुमने आज हिम्मत करके बोल ही दिया। रोहित ने नीति की सराहना की। अगले दिन नीति 5 बजे की जगह 6 बजे उठी। रसोई में गई तो मौली भी वहां थी। आज मौली और उसने मिलकर रसोई संभाली। नीति के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।